पंचास्ती का ही होगा ना पहले तो, है भाभी? हाँ पहले पंचास्ती का स्वाध्याय होगा ना? हाँ, बात तो वही हो रही है। मैसेज तो मेरे पास भी बहुत आ रहे हैं, फोन भी आ रहा है किसी न किसी का। मैं कि अब तो भाई चिट्ठी निकल गई, अब अभी भी आ ही रहे हैं, आज भी किसी का फोन आया। मुझे तो जो कहेंगे वही करूंगी। ललिता जी चालू कीजिए, मैं तो हाँ शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। हाँ, देखा नहीं मंजू जी, देखा नहीं। ठीक। जिन्वानी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणी कस्य वर्णनं किंचित क्रियतेऽत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिन्वानी माता की जय, वर्णन योग ग्रंथराज की जय। ये प्रश्न नंबर 91। तो जिनके पास लाल किताब है 89। हाँ, जय जिनेन्द्र सबको, ललिता भाभी जी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? 89 होगा क्या? नहीं, 91 हाँ 91। तो इसमें अपने जिनके पास भी लाल किताब है उसमें जो टेबल है वो सही है। मैंने बड़ी किताब से मिलान कर लिया है, लेकिन छोटी बुक जो है एक एक भाग वाली 3 भाग, उसमें ठीक नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं। चंद्र विमान का व्यास कितना है? तो बोल रहे हैं 56/1। व्यास किसको कहते हैं, बाहुल्य किसको कहते हैं? मैंने एक चित्र भेजा था, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस पूछ सकते हैं। तो कह रहे हैं चंद्र विमान का व्यास कितना है, डायमीटर कितना है। जब आधे पूरी मान ली पूरा कोई गोल चीज हो, उसको आधा कट करके उसका तल्ला नीचे रखेंगे, ऊपर चौड़ा वाला हिस्सा रखेंगे, तो वो गोल सर्कल जैसा हो गया। उस गोल सर्कल का व्यास कितना है? तो बोलते 56/61 योजन। और फिर बाहुल्य, यहाँ मोटाई की बात आई तो मैंने उसमें चित्र में बना के भेजा है कि कहाँ से कहाँ तक। तो वो ऊपर से लेके नीचे तक की गहराई को कह रहे हैं मोटाई। प्याले के जो भी मान लीजिए जिसको हम आधा टुकड़ा किए, तो उसके ऊपर वाली सतह से नीचे की पेंदी की सतह कितनी होगी? तो वो नेचुरली वो रेडियस होती है, उसको त्रिज्या भी कहते हैं। यहाँ मोटाई कहा गया है, तो उसकी मोटाई ठीक उससे डायमीटर से रेडियस आधा होता है, तो आधा है। इसमें विशेष जानने की बात यह है, टेबल तो अपनी जगह है। जो कल हो रहा था कि मेरे को खुद को शंका हो रही थी, शुक्र ग्रह का एक कोष दिया, एक कोष को उन्होंने 1000 मील दिया। तो भी मैंने बड़ी किताब में देखा, तो एक योजन में 4000 मील होती है। एक योजन में 4000 मील होता है, और एक योजन में 4 कोस होता है। ये जो शायद विजया जी ठोलिया पूछ रही थी, अगर आई हो तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक योजन में 4 कोस है। आपका कल प्रश्न था, तो उस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर एक योजन में 4 कोस है। जी जी। तो एक योजन में दीदी 1000 मील ना? 4000 मील। 4000 मील और 4 कोस। एक, हाँ आप लोग सब कोई लिख लें, चाहे वीडियो सुन के लिख लीजिएगा। जी। एक योजन बराबर होता है 4000 मील, और एक कोस बराबर, चूंकि एक योजन में 4 कोस होता है और एक योजन में 4000 मील होता है, तो एक कोस में 1000 मील। बात समझेंगे, ध्यान देंगे। एक योजन में 4000 मील और एक योजन में 4 कोस, तो 4 कोस इज इक्वल टू 4000 मील, क्योंकि दोनों ही एक योजन का माप है।
अगर हम कोष को बोलते, योजन को अगर हम कोष में बोलेंगे तो बोलेंगे 4 कोष। अगर हम मील में बोलेंगे, मील मतलब फैक्ट्री नहीं, मील मतलब माइल्स, तो हम क्या बोलेंगे 4000 मील। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 कोष बराबर 4000 मील, तो 1 कोष बराबर 1000 मील। हमको भी कल इसमें लग रहा था कि 1 कोष का 1000 कैसे हो सकता है। ये अपना चूंकि गणित अलग चलता है थोड़ा सा हटके, तो अभी मैंने बड़ी किताब में देख के इसलिए इसको मिलान किया, तो जो निकला है वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो नीचे आ रहा था 1 कोष शुक्र ग्रह के पास आ रहा है, ध्यान देंगे अपनी किताब में। तो 1 कोष उन्होंने लिखा, योजन में 1 कोष, और 1 कोष मील में कितनी हो जाएगी 1000 मील, जो कि थोड़ी शंका हो रही थी। हम लोग तो यही जान रहे हैं कि 1 कोष बराबर 2 मील होता है। हमारे ज्ञान का विषय तो उतना ही था कि 1 कोष बराबर 2 मील, 5 किलोमीटर बराबर 8 किलोमीटर बराबर क्या 5 कोस शायद 8 किलोमीटर बराबर 5 कोस, इसी तरह का पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं 1 कोस बराबर अपने 1। समय ऐसा ही था दीदी, अपने समय ना 2 मील का ही 1 कोस मानते थे। हाँ, तो अभी भी अपना तो वैसा ही होगा। ये किस हाँ। प्रयोजन से है ये मैं नहीं, क्योंकि बड़ी किताब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर मैंने मिला के देखा तो अपनी लाल ये वाली की। धार्मिक दृष्टि से ऐसा दिया होगा। हाँ, कुछ यहाँ पर योजन से कुछ कोष का यहाँ पर आपस में संबंध है, इसीलिए इस तरह से निकल रहा है। तो यहाँ पर दिया उन्होंने 1 कोष शुक्र ग्रह का 1000 मील, फिर चूंकि वो डायामीटर है तो रेडियस 500 मील हो ही जाएगा। तो ये जो यहाँ कहना हम यही चाह रहे हैं, लाल किताब सबके पास नहीं है, मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगी। लाल किताब वाली पूरी टेबल सही है। तो उस तरह से इन्होंने सबका डायमीटर बताया है, सबका रेडियस बताया है, सारे 11 ग्रह का। जैसे बुध का बताया आधा कोस, फिर उसका 500 मील 250 मील रेडियस हो जाएगा। मंगल का भी 500 मील डायमीटर, 250 मील रेडियस। फिर शनि का भी 500 मील डायमीटर, 250 मील रेडियस। ताराओं का जघन्य और मध्यम तारा करके और उत्कृष्ट तारा करके लिखा हुआ है। तो जघन्य ताराओं का 1/4 कोस यानी 250 मील, मध्यम ताराओं का 1/2 अथवा 3/4 भी लिखा है। और ताराओं का उत्कृष्ट ताराओं का जो विस्तार है 1 कोस और 500 मील रेडियस है, 1 कोस उसका ये है डायमीटर है। नक्षत्र के विमानों का क्या है, तो नक्षत्र जितने भी हैं उनके विमानों का भी 1 कोस है और 500 मील रेडियस है। राहु विमान का भी कुछ कम 1 योजन है। राहु विमान तो कुछ कम 1 योजन है, 1 योजन में 4 कोस। और नक्षत्र विमान तो 1 कोस का है, राहु विमान मोटा मोटी 4 कोस का है, 4000 मील का है और 2000 उसका रेडियस हो जाएगा। केतु विमान भी कुछ कम है, यानी राहु केतु के विमान 4-4 हजार मील के हैं। देखिए कितने बड़े बड़े राहु केतु के विमान हैं। ज्योतिष विमानों को पारस्परिक अंतर कितना है, ध्यान देंगे इस प्रश्न पर। ताराओं का जघन्य अंतर 1 कोस का 7वां भाग है। हम लोग क्या देखते हैं नीचे से, एकदम जैसे तारा से तारा सटा हुआ हो, हम लोग को ऐसा दिखाई देता ना, जैसे कितने तारे सट सट के बैठे हुए हैं, झुंड में झुंड बैठे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, जघन्य अंतर, उत्कृष्ट अंतर नहीं बता रहे हैं। जो तारा हमको बिल्कुल सटा हुआ दिख रहा है उस तारे का भी 1 कोस का 7वां भाग यानी 1000 मील का 7वां भाग। 1000 मील को 7 से भाग दीजिए, उतना दूर है तारा एक दूसरे से। जघन्य से उत्कृष्ट नहीं बताते हैं, अपने 1000 को 700 मान लेते हैं तो भी कितना होगा, 1 मील की दूरी है। बताइए 1 मील, ये हम कम मान के 1000 को कम करके सीधे से भाग लग जाए इसलिए ऐसा बोले, तो कम से कम 1 मील दूरी पर है जघन्य अंतर 2 ताराओं का, जो कि हमको यहाँ से कैसे दिखता है कि जैसे बिल्कुल सटे हुए हों। मध्यम अंतर 50 कोस, 50 कोस मतलब कितना मील हो गया, 50 कोस मतलब कितना, 20,000 20,000 20,000
50 मील। हाँ 50 गुना 4000। नहीं 50 गुना 4000 कैसे होगा? एक योजन में ना, योजन थोड़ी बता रहे हैं, कोस बोल रहे हैं। एक कोस में 1000 मील, तो 50 कोस में 50,000। हाँ 50,000 मील। मतलब ये तो मध्यम अंतर है। 50,000 मील के बाद में एक तारा दूसरे तारे के पास है, और उत्कृष्ट अंतर 1000 योजन, यानी 1000 योजन को मील बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4000 से गुना करना। 1000 यानी 1000 और मल्टीप्लाई 4000। इतना दूर पर है जो तारा हमें दूर दिखाई देता है। दो तारों के बीच का दूरी बताया गया है कि ताराओं का जघन्य अंतर कितना है? 1 कोस का 7वां भाग, मध्यम अंतर 50 कोस और उत्कृष्ट अंतर 1000 योजन है। जो तारे हमको बिल्कुल सटे हुए दिखते हैं। सूर्य से सूर्य का, चंद्र से चंद्र का जघन्य अंतर 99,640 योजन, उत्कृष्ट अंतर 1,06,60 योजन है। ये अपने जम्बू द्वीप में कितने हैं सूर्य? दो हैं। थोड़ी सी भावभाषा हम करा सकते हैं बिना बोर्ड के। ज्यादा पेन से करूं क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं समझ में आए। 1 मिनट, सूर्य को पेन से बना दे। दिख रहा है। पेन से बना दीजिए ललिता जी। हाँ? पेन से आउटलाइन वापस कर दीजिए। उल्टा करना चाहिए था। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आएगा सूर्य की कितनी गलियां, चंद्र की कितनी गलियां। तो कुछ गलियां सूर्य की लवण समुद्र में भी आती। ये गोल वाला क्षेत्र विदेह क्षेत्र वो है। मुझे ये कहीं ऐसा मिला नहीं है। मैं तो गद्य पढ़ के और इसको थोड़ा सा भी भावभाषा भाई हूँ। ऐसा होना चाहिए। ये गोल तो जम्बूद्वीप हो गया, ठीक है। बीच में जो धारी 2 दिखाई दे रही है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच कौन सा क्षेत्र होता है? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र होता है। अब एक सूर्य, एक सूर्य यहाँ है, ठीक है, जो अभी क्या नाम है सो जम्बूद्वीप में आने वाला है। ये वाला सूर्य है, ये कहाँ जाने वाला है? इरावत क्षेत्र में जाने वाला है। तो इस सूर्य से इस सूर्य की दूरी समझ में आ रहा है क्या? तिरछे। हाँ। अभी तिरछे ले जा रहे हैं। एक को इरावत क्षेत्र में भेज रहे हैं, एक को भरत क्षेत्र। इधर से भरत क्षेत्र में आ रहा, इधर से इरावत क्षेत्र में जा रहा है। ये दोनों का क्या हुआ? क्या हो गई दूरी? तिकोना हो गया है ना। जब हम किसी चीज को, जैसे ये दूरी है ना, ये दूरी दिखाई पड़ रही है क्या? हाँ दीदी दिख रहा है। क्यों लग रहा है जिसे दिख नहीं रहा? दिख रहा तिरछी है। लाइन हो गई ना, तिरछी लाइन। हाँ भरत ये क्षेत्र से तिरछी इरावत लाइन है। क्षेत्र। हाँ ये जो तिरछी लाइन है, ये दोनों तरफ 2 सूर्य हैं। एक इरावत की तरफ जा रहे हैं, इधर वाला मेरे में नहीं। 1 मिनट, नहीं आ रहा। चलिए ये देखिए, जो तिरछा है, तो एक तरफ ये सूर्य है जो अपने भरत में आने वाला है। ये जो सूर्य है ये रावत में जाने वाला है। तो इस समय जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 लाख है। हम लोग जानते हैं ना, 1 लाख योजन का है जम्बूद्वीप। हाँ
1 लाख योजन का है। तो ये जो सेंटर हुआ इसमें, इस द्वीप, इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से जो धारी जाती है वो सीधा 1 लाख योजन है। ऐसे भी 1 लाख योजन है, ऐसे 1 लाख योजन है, ऐसे 1 लाख योजन है। तो 1 लाख योजन अगर सीधा रहता तो 1 लाख योजन का, लेकिन अभी दोनों सूर्य 1 लाख योजन से ज्यादा दूरी पर हैं, क्योंकि लाइन रहता है और विदेह से भरत की तरफ आने वाला होता है, यानी निषद पर्वत और नील पर्वत के पास रहता है ना। एक निषद पर्वत है, एक नील पर्वत है ना। विदेह क्षेत्र को घेरे हुए है, एक निषद पर्वत है, एक नील पर्वत है। तो जिस समय निषद नील पर्वत के पास अगर दोनों सूर्य रहता है, एक तो ऐरावत की तरफ आने वाला रहता है, एक भरत की तरफ आने वाला रहता है, उस समय उनकी दूरी ज्यादा हो जाती है। उस समय वो 1,06,60 योजन हो जाएंगे, क्योंकि उस समय उनकी दूरी ज्यादा। लेकिन वही क्या नाम है, सूर्य जब चक्कर काटते काटते विदेह क्षेत्र के ठीक बीच में आ जाएगा, विदेह इधर वाला सूर्य विदेह क्षेत्र के है ना, ये बीच वाला दोनों पर्वत के बीच में जब आ जाएगा, दोनों पर्वत के बीच में एक सूर्य यहाँ आ जाएगा, एक सूर्य यहाँ आ जाएगा। नील पर्वत है दोनों बगल, इसके बीच में आ गया। उस समय इस सूर्य की दूरी 99,640 रह जाएगी। 1 लाख योजन तो होता ही होता है, बाकी ये जो 360 योजन उनका ये लेकर के सूर्य का अपना भी डायामीटर है, अपनी भी गोलाई है उसके विमान की, उन सबको घटाने के बाद में तो उस समय 1 लाख योजन से कम दूरी पर हो जाता है। और जिस समय भरत ऐरावत में आने वाले रहते हैं, यानी दोनों पर्वत के किनारे रहते हैं, उस समय दोनों सूर्य की दूरी 1 लाख योजन से, अपने भाव भाषणा के लिए इतना ही भाएं, 1 लाख योजन से ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब दोनों सूर्य विदेह क्षेत्र के एकदम बीचों बीच रहते हैं, अथवा यूं कहिए दोनों पर्वत के बीचों बीच रहते हैं, उस समय दोनों सूर्य की दूरी 1 लाख योजन से कुछ कम होती है। समझ में आया कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलें। एक बार और बता दीजिए लता जी, दूरी आ रही है ना। आंटी वापस समझा दीजिए, आंटी से वापस समझा दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, बता रहे हैं। असल में ना लाइन है ना, मेरे को सूर्य हरा करना चाहिए, सूर्य काला कर दी। मैं दूसरा चित्र बना रही हूँ, 2 मिनट आप लोगों को। दिख रहा है सबको? दिख रहा है बढ़िया से? हाँ, बीच में क्या लिखा है लता जी? विदेह में विदेह है ना? हाँ हाँ, बीच में विदेह, भरत, ऊपर ऐरावत। ये तो गोल तो पूरा हो गया जम्बू द्वीप अपना, ठीक है। हाँ
इधर इधर हो गया भरत, इधर हो गया इरावत, ऊपर इरावत है नीचे भरत है। और ये दो लाइन जो दिया गया दोनों पर्वत है, समझिए निषद और नील, इसके बीच में ये विदेह क्षेत्र होता है। तो दो सूर्य है, पूरा चक्कर काटता रहता है। तो एक सूर्य जब ये पर्वत के पास है, एक सूर्य जो टेढ़ी लाइन खींची गई है, एक लाइन टेढ़ी है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक है ना, ये तिरछी लाइन है, हाँ ये तिरछी लाइन। तो एक सूर्य इरावत की तरफ उगने वाला है, एक सूर्य भरत की तरफ आने वाला है। उस समय इसकी दूरी 1,00,000 योजन से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि टेढ़ा है इसलिए, है ना, आपस में दोनों सूर्य तिरछे हैं इसलिए। और वही दोनों सूर्य जब दोनों पर्वत के बीच में आते हैं, दोनों विदेह क्षेत्र में, पूर्वी विदेह उत्तरी विदेह में, सॉरी हाँ, पूर्वी विदेह पश्चिमी विदेह में जब उग जाते हैं वहां के, तो ये दोनों बीच में जिस समय आते हैं, एक ये रहा सूर्य, एक ये रहा सूर्य, वही सूर्य जैसे ये सूर्य चक्कर काटते 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 यहाँ आ गया बीच में, ठीक है ना, यहाँ बीच में आ गया। और ये सूर्य चक्कर काटते 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 यहाँ बीच में आ गया। तो यहाँ बीच में आ गया, कहाँ आ गया, ये विदेह क्षेत्र के लिए आ गया। विदेह क्षेत्र में उग रहा, हमारे यहाँ रात हो गई। अभी हमारे यहाँ भरत में भी रात है, एरावत में भी रात है। विदेह क्षेत्र में क्या है, अभी दिन है। तो उस समय ये दोनों सीधी लाइन में आ गए, एक सीधी रेखा में दोनों सूर्य आ गए। इस समय 1,00,000 योजन से कम दूरी होती है। आया समझ में? आया समझ भी आ अभी गया ललिता जी, लेकिन इसका रिश्ता भी 1,00,000 योजन का, तो फिर ये कैसे थोड़ा सा कम हुआ फिर? उसका अपना सूर्य का भी घेरा है, सूर्य जिस गली में चलता है उसका भी घनफल है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। नहीं, अच्छा वो अच्छा, पर्वत के इधर आ गया तो पर्वत की मोटाई भी कम हो गई ना। हाँ, पर्वत के नहीं, पर्वत के तो इधर आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो फर्क नहीं जितनी जगह है और लास्ट गली में वहां, चूंकि कहाँ लवन सागर में वो कर रहा है विचरण अभी, तो लवन जैसे जैसे भीतर की गली में आता जाएगा, इसकी शायद कितनी 180 की 84 गली होती, जब अपनी ये सुमेरु पर्वत बीचों बीच होता है। ऐसे सुमेरु पर्वत बीचों बीच होता है, वो गलियों में एक कितना 1125 योजन की दूरी से परिक्रमा कर रहा है। तो गली बनी हुई, गलियों में वो विचरण करता रहता अपनी। इसी गली में विचरण करते करते जब गलियां ऐसे ऐसे विचरण करते करते गली में आता है, उस समय चक्रवर्ती को वो दिख नहीं रहा, ऐसे सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर काटता है सूर्य चंद्रमा सभी 11 योजन दूर होकर। वो जब लास्ट गली में जब आता है, तब उसको चक्रवर्ती को सावन के महीने में, और वो सूर्य के चैतालियों को देख पाता है, वो दर्शन कर पाता है। ये चक्कर काटते काटते सूर्य ना उस समय भरत क्षेत्र के सबसे नजदीक होता है, तब चक्रवर्ती को उसमें चैतालय के दर्शन होते हैं। तो यहाँ दो सूर्य को हमको समझाने का यही चाह रहे थे कि किस तरह से दिन उगता है, किस तरह से दिन होता है। तो ये दोनों अभी रावत में भी रात है, अभी एक सूर्य पूर्वी विदेह में है, एक सूर्य पश्चिमी विदेह में आया हुआ है। दोनों तरफ अभी दिन हो रखा है, भरत और रावत में भी रात हो रखी है। वो पूरी 12 घंटा रात की 12 घंटा रात में वो चक्कर काटते काटते उधर आ जाएगा एक सूर्य इधर। तो इसलिए एक सूर्य जो भरत में आज उगता है, वो सूर्य पुनः दूसरे दिन नहीं आता है, दूसरे दिन दूसरा सूर्य आता है, क्योंकि वो सूर्य दूसरा वाला सूर्य यहाँ से चक्कर काटते 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 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आकर के वो भरत में, और यहाँ जो यहाँ वाला सूर्य वो चक्कर काटते काटते ये अपने को ऐसे लगता है विदेह क्षेत्र छोटा सा, पर विदेह क्षेत्र तो बहुत बड़ा ना, वो चक्कर काटते काटते रावत में आ जाएगा। तो हमेशा जो हम सूर्य देखते हैं, बदला हुआ सूर्य देखते हैं हम, मतलब दोनों सूर्य का दर्शन हमको होता है एक दिन के बाद एक दिन। इस तरह से इनकी व्यवस्था बनी हुई है। ललिता जी, ये क्वेश्चन के आंसर के एंड में रा वा फोर क्या लिखा है ब्रैकेट में? राजवार्तिक। राजवार्तिक चौथा भाग, चौथा अध्याय। अच्छा है ना, ध्यान देते हैं लोग, सीखते हैं। तो
तो हम लोग को ये भावभासना करनी है कि जब दोनों सूर्य दोनों पर्वत के बीच में रहते हैं उस समय दोनों की दूरी कितनी रहती है? 1 लाख योजन से कम। और जिस समय दोनों सूर्य भरत और ऐरावत की ओर आने वाले होते हैं, एक सूर्य ऐरावत में एक सूर्य भरत में उगने वाले रहते हैं अथवा डूबने वाले रहते हैं, है ना, उगने वाले रहते हैं अथवा डूबने वाले रहते हैं। दोनों ही समय में उनकी दूरी क्या हो जाएगी? 1 लाख योजन से कुछ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अढ़ाई द्वीप से बाहर ज्योतिष देवों की संख्या एवं अवस्थान किस प्रकार है? पुष्करार्ध द्वीप के बाह्य भाग के प्रथम वलय में 144 चंद्र 144 सूर्य हैं तथा द्वितीय आदि वलयों में प्रथमादि वलयों से 4-4 की वृद्धि लिए हुए हैं। पूर्व के द्वीप समुद्रों के आदि में चंद्र सूर्य की जो संख्या है उससे उत्तरोत्तर द्वीप समुद्रों की आदि में चंद्र सूर्य की संख्या दूनी है। मतलब जहाँ ये किसकी बात कर रहे हैं? अढ़ाई द्वीप के बाहर की बात बता रहे हैं कि सभी में दूने चंद्रमा और सूर्य हैं। जैसे पुष्कर द्वीप के प्रथम वलय में 144 चंद्र सूर्य है। पुष्कर वर्ष समुद्र के प्रथम वलय में 288 चंद्र सूर्य हैं। मानसोत्तर पर्वत से 50,000 योजन बाह्य पुष्करार्ध में प्रथम वलय में 144 चंद्र सूर्य हैं। मानसोत्तर पर्वत से 50,000 मानसोत्तर पर्वत कितना है? वो कितने योजन का है? वो 16 योजन का है। 16 योजन के बाद 8 योजन के बाद मानसोत्तर पर्वत है। उस मानसोत्तर पर्वत से भी 50,000 योजन बाहर जाने के बाद पुष्करार्ध के प्रथम 8 लाख योजन का है तो 16 लाख योजन का है तो 8 लाख इधर होने पर 8 लाख तो आ जाता है मनुष्य लोक में, और 8 लाख के बाद मानसोत्तर पर्वत है। तो 8 लाख योजन में कह रहे हैं 50,000 आगे जाकर पुष्करार्ध में वलय में 144 चंद्र सूर्य हैं। प्रथम वलय से 1-1 लाख योजन आगे जाते हुए क्रम से द्वितीय आदि वलयों में 4-4 की वृद्धि को लिए हुए चंद्र सूर्य हैं। इसी प्रकार द्वीप समुद्रों की वेदिका के मूल से 50,000 योजन जाकर प्रथम वलय है। क्या करें? द्वीप समुद्र से 50 उनके घूमने की जो गलियां हैं, वलय है जो है उनका कितनी है? तो बोला सभी जगह समुद्र हो अथवा द्वीप हो, उसकी जो वेदिका कहते हैं, किनारे पे जो दीवार बनी रहती है उसको वेदिका कहते हैं। उस वेदिका से कहते हैं, वेदिका के मूल से 50,000 योजन जाके प्रथम वलय है। इसके बाद 1-1 लाख योजन आगे द्वितीयादि वलय हैं। सामान्य सब ज्योतिष देवों की संख्या असंख्यात है। मनुष्य किसी का खुला हुआ थोड़ा कृपया करके बंद कर देंगे। मनुष्य लोक संबंधी चंद्र सूर्य का गमन क्षेत्र कितना है? मनुष्य लोग का पूछ रहे हैं कि बाकी में तो सूर्य चंद्र अवस्थित रहते हैं, घूमते ही नहीं है। चंद्र संतोष जी हैं कोई, उनका खुला है शायद, बंद कर दीजिए प्लीज। आवाज आ रही है, कोई फायदा नहीं, मेरे एकदम तबीयत खराब हो जाती है जोर जोर से बोलने से। आवाज नहीं बंद होगी तो मैं बोलेंगे। मनुष्य लोक कुसुम भाभी आपका खुला हुआ है। कुसुम भाभी का खुला हुआ है। कुसुम आंटी आपका खुला हुआ है। चंद्र सूर्य के गमन करने की क्षेत्र गली को 4 क्षेत्र कहते हैं।
यहाँ चार क्षेत्र का मतलब 4 नहीं, इनके गमन करने की गली को का नाम ही है चार क्षेत्र। जिसमें ये घूमते हैं, गमन करते हैं, उस गली का नाम चार क्षेत्र है। 2 क्षेत्र, 2 चंद्र, 2 सूर्यों के प्रति एक एक चार क्षेत्र होता है। जम्बू द्वीप के 2 सूर्य एक एक चार क्षेत्र इसलिए होता है कि 2 सूर्य और दोनों चंद्रमा पारी पारी से चक्कर काट रहे हैं। दोनों एक साथ चक्कर काटते तो दोनों के लिए 2 गली जरूरी होती, लेकिन इस 2 चार क्षेत्र, गली नहीं, गली तो बहुत सारी है, 2 चार क्षेत्र की जरूरत पड़ती। लेकिन दोनों सूर्य अपोजिट दिशा में घूमते हैं, दोनों चंद्र अपोजिट दिशा में घूमते हैं, इसलिए एक चार क्षेत्र है। जम्बू द्वीप के 2 सूर्यों का एक चार क्षेत्र है। लवण समुद्र के 4 सूर्यों के 2 चार क्षेत्र हैं। धात्की खंड के द्वीप के 12 सूर्यों के 6 चार क्षेत्र हैं। क्योंकि 2 सूर्य से ज्यादा अगर एक में घूमेंगे तो आपस में टकराएंगे, 2 तो आपस में अपोजिट होके घूमते रहते हैं, तो इसलिए 2-2 चार क्षेत्र के एक एक सूर्य कहा गया है। 12 सूर्यों के 6 चार क्षेत्र हैं। कालोदधी समुद्र के 42 सूर्यों के 21 चार क्षेत्र हैं। पुष्कर द्वीप के 72 सूर्यों के 36 चार क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप संबंधी चंद्र और सूर्य जम्बू द्वीप में तो 100 योजन 180 योजन क्षेत्र में ही विचरते हैं। शेष 330.48 वर्ष से 61 योजन लवण समुद्र में विचरते हैं। क्या मतलब हुआ? जो उनकी गलियां बनी हुई है, खाली सूर्य का क्या, दोनों का बोल रहे हैं, सूर्य, चंद्र और सूर्य की जो घूमने की एक गली, गली मतलब आप ऐसे समझे कि धुरी बनी हुई है। जैसे ये सुमेरु पर्वत है, तो अपनी अपनी ऐसा नहीं होता कि यहाँ घूम रहा हो फिर यहाँ आ गया, यहाँ हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उन लोग की एकदम जैसे समझ लीजिए ये एक प्रकार से मोटी रोड बनी हुई है, तो एकदम एक से एक ऐसे को बस घूमते रहना। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो गलियां 180 बनी हुई है, वो जम्बू द्वीप में तो कितनी बनी है? 180। बाकी जो गलियां बनी हुई है वो जम्बू द्वीप से बाहर बनी हुई है। मतलब वो क्योंकि छोटा सा तो है नहीं सूर्य, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गली होगी। और जम्बू द्वीप कितना अपना 1 लाख योजन का, 1 लाख योजन में बीच में सुमेरु पर्वत आ गया। सुमेरु पर्वत के दोनों ओर करीब मुझे याद नहीं रहता 1125 की कितना था, तो 2500-3000 हजार तो वैसे छूट गया। फिर जम्बू द्वीप है, क्या नाम है, जम्बू द्वीप की मोटाई हो गई, तो बहुत सारा योजन तो ऐसे ही निकल गया। उसके बाद अब उसको चलना है, तो ये कह रहे हैं कि उसकी जो गली बनी हुई है वो 180 तो जम्बू द्वीप के अंदर है और बाकी 330 लवण समुद्र में उसकी गलियां बनी हुई है। एक अर्थात 2-2 चंद्र और सूर्य 510.48/61 योजन प्रमाण क्षेत्र में विचरते हैं। कितने क्षेत्र में चलते हैं? तो बोला इतने, दोनों का जोड़ करके कहा कि 510 योजन में प्रमाण क्षेत्र में विचरते हैं। शेष पुष्करार्ध पर्यंत के चंद्र सूर्य अपने अपने क्षेत्र में विचरते हैं। ये मतलब केवल ये जम्बू द्वीप की व्यवस्था है कि इसके 4 क्षेत्र, सूर्य और चंद्र के 4 क्षेत्र मतलब जिसमें गमन करता है उसको 4 क्षेत्र कहा गया है। तो जम्बू द्वीप में केवल ये व्यवस्था है कि इसके सूर्य और चंद्रमा की जो 4 क्षेत्र हैं, गलियां हैं जो, वो लवण सागर में भी, लवण सागर मतलब समुद्र में नहीं, बहुत ऊपर उससे, वहां भी उसके उस लवण समुद्र के ऊपर वाले आकाश में भी इसकी गलियां बनी हुई है विचरने की। बाकी जो कालो उसमें आगे जितने भी हैं पुष्करार्ध वगैरह के, वो चंद्र सूर्य अपने ही क्षेत्र में विचरते हैं। उनको और किसी के, उनके भी बगल में ये है समुद्र है, लेकिन वो उनकी गलियां अपने ही क्षेत्र में है। ललिता जी, क्षेत्र का समझ में नहीं आया अभी तक। क्षेत्र को कैसे पकड़े अपन? गलियां तो समझ में आ रही है, क्षेत्र कैसे पकड़े? मतलब क्षेत्र नहीं, क्षेत्र नहीं पकड़ना आपको। जैसे गली, जैसे अपने यहाँ रहता है ना कि इसका रोड का नाम रहता है ना, महाराणा प्रताप रोड, वाजपेयी रोड का नाम, तो वैसे ही इनके वो घूमने वाली जो गलियां 180 और कितनी आगे बताएंगे, तो वो उस गली जैसे कहते हैं ये मनुष्य, ये फुटपाथ के चलने का लोगों का है। फुटपाथ बना रहता है, रोड पर गाड़ी चलती है, हमारे लिए फुटपाथ बना रहता है बड़े बड़े शहरों में, तो उस पर गाड़ी नहीं चलती है। वो किसके चलने के लिए?
पैदल वाले लोगों को चलने के लिए, तो भाई फुटपाथ पैदल वाले लोगों के लिए। तो उसी तरह इनका जो चलने की गलियां है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम चार क्षेत्र है। यहाँ क्षेत्र से कुछ नहीं लेना, चार क्षेत्र नाम है उसकी गली का, गली के जहाँ वो विचरण करते हैं उन गलियों का नाम चार क्षेत्र है। चार क्षेत्र में चंद्रमा की 15 गलियां एवं सूर्य की 184 गलियां हैं। जैसे अपने लोग आजकल कहते हैं ना कि एक आजकल बड़े बड़े शहरों में 8 गाड़ी एक लाइन से जा सके ऐसी रोड बन रही है ना, 8 गाड़ी 6 गाड़ी, बड़ी बड़ी दिल्लियों वगैरह में, दिल्ली वगैरह में तो खूब चौड़ी चौड़ी रोड बन रही है, 8 गाड़ी एक साथ जा सके ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि चंद्रमा की तो 15 गलियां हैं, उस चार क्षेत्र में कितनी गली बनी हुई, 15, और सूर्य की कितनी है, 144 गली बनी हुई है, यानी 144 गलियों से घूमता रहता है सूर्य। इनमें क्रमशः दोनों चंद्र और दोनों सूर्य एक एक गली बीच में 184 है ललिता जी। हाँ 184 144 नहीं, 184 गली, 184 बोली थी, 144 बोलती क्या मैं? हाँ, 184 गलियां हैं, इनमें से क्रमशः दोनों चंद्र दोनों सूर्य एक एक गली में वीथी में प्रतिदिन संचार करते हैं, यानी एक दिन में एक गली इस तरह से संचार करते हैं। वी सदृश प्रमाण वाली परिधियों को सूर्य चंद्र समान काल में कैसे समाप्त करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि उसकी तो 184 गलियां हैं सूर्य की, और चंद्रमा की मात्र 15 गलियां हैं, फिर दोनों एक साथ कैसे पूरी करते हैं। और रात में चंद्रमा आ जाता है, दिन में सूर्य आ जाता है। तो कह रहे हैं सूर्य और चंद्र प्रथम वीथी में हाथीवत मतलब बहुत धीरे धीरे, मध्यम वीथी में घोड़ेवत, अंतिम वीथी में सिंहवत गमन करते हैं। उनकी चाल कैसी होती है, कहते हैं प्रथम गली में तो हाथीवत चलते हैं, फिर उस बीच वाली में घोड़े की जैसी उनकी चाल रहती है, उनकी मतलब सूर्य चंद्रमा की नहीं, सूर्य चंद्रमा के विमानों की। अंतिम वीथी में सिंहवत गमन करते हैं, अर्थात प्रथमाति वीथी से आगे जाते समय शीघ्र गति से, वाह्यादि वीथी से पीछे आते समय मंद गति से गमन करते हैं। इस प्रकार विषम वीथियों को समान काल में पूरा कर लेते हैं, क्योंकि गमन करने का इनकी जो स्पीड है कम ज्यादा है, वीथी के समान है, तो कहते इस कारण दोनों समान समय में समान काल में पूरी कर लेते हैं। ज्योतिष देवों का गमन किस प्रकार है। ज्योतिष देवों में चंद्रमा का सबसे मंद गमन है, सूर्य चंद्रमा से शीघ्रगामी है, ग्रह सूर्य से भी शीघ्रगामी है, नक्षत्र ग्रह से भी शीघ्रगामी है, और तारागण उससे भी अधिक शीघ्रगामी है। तारा तो चलते हुए अपने लोग को दिखाई देता, इतना ऊंचा आकाश में है, तब भी कई बार तारा को चलते हुए हम लोग देख पाते हैं कि तारा चल रहा है। चंद्रमा अभ्यंतर विधि में 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट अभ्यंतर विधि का मतलब सबसे पहली गली में 1 मिनट में 4,22,797.31/1647 मील चल लेता है 1 मिनट में। अभ्यंतर विधि में सूर्य 1 मिनट में 4,37,623.11/18 मील चलता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों में 15 मील का अंतर है, 15 मील, हाँ करीब 15,000 मील का अंतर है। मतलब 1 मिनट में सूर्य करीबन पूरा 15,000 नहीं है, 14 से 15,000 का बीच है, 15,000 मील 1 मिनट में चंद्रमा से सूर्य तेजी से चलता है। इसी कारण दोनों का काल आपस में समान हो जाता है। ज्योतिष देवों के संचार से क्या होता है। संचार मतलब चलने से, ज्योतिष देव बोला चलते हैं तो उससे क्या होता है। ज्योतिष देवों के संचार से काल मतलब समय, काल का विभाग होता है। जम्बू द्वीप की वेदी के पास 180 योजन की अभ्यंतर प्रथम वीथी में जब सूर्य भ्रमण करता है, जब जम्बू द्वीप के पास गली में जब सूर्य गमन करता है तो क्या कह रहे हैं, तब दिन 18 मुहूर्त का माने 24 घंटा 24 मिनट का और रात्रि 12 मुहूर्त की होती है। किंतु जब वही सूर्य बाह्य अंतिम परिधि में भ्रमण करता है तब दिन 12 मुहूर्त का और रात्रि 18 मुहूर्त की होती है। श्रवण माह में कर्क राशि में स्थित सूर्य
अभ्यंतर परिधि में भ्रमण करता है। जैसे हमने चित्र में आप लोग को बताया ना, भ्रमण करते करते ये भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करते करते वो जब सुमेरु पर्वत से जितनी दूर पर भ्रमण लोग कर रहा है, उस अंतिम इधर से अंतिम, इधर से तो पहली कहलाएगी, तो अंतिम भित्ति में भीतर वाले गली में जब भ्रमण करता है, उस समय वो माघ माह में करता है। मकर राशि में जब रहता है तो सूर्य सबसे बाह्य परिधि में कर्क राशि की स्थित सूर्य अभ्यंतर परिधि में भ्रमण करता है। तो जिस समय अभ्यंतर परिधि में गमन करता है, यही श्रावण महीने में ही सूर्य के अंदर जो सूर्य विमान में जो चैतालय बने हुए हैं, उसको चक्रवर्ती अपनी आंखों से दर्शन करता है। माघ माह में मकर राशि पर स्थित सूर्य सबसे बाह्य परिधि में भ्रमण करता है। ये सबसे बाह्य वाली परिधि में, श्रावण मास में तो सबसे अभ्यंतर परिधि में, और जब माघ मास रहता है तो कहते हैं बाह्य परिधि में, सबसे जो बाहर है। क्षेत्र की दूरी और गति की हीन अधिकता से दिन छोटे बड़े होते हैं। भ्रमण द्वारा दो सूर्य एक परिधि को 30 मुहूर्त में पूरा करते हैं। अब ये चाल इनकी मंदी और ये क्यों बताई गई, तो हम लोग इस चीज को ऐसे भावभाषणा कर सकते हैं कि चक्कर लगा रहा है। एक तो यहाँ चक्कर लगा रहा है सुमेरु पर्वत के चारों ओर, तो छोटा चक्कर है। ऐसे करते करते चक्कर लगा रहा है तो बढ़ता जा रहा है चक्कर। फिर ये लवन सागर में, इधर लवन सागर है, ये जम्बूद्वीप की वेदिका है, ये किनारी जो बनी हुई जम्बूद्वीप की वेदिका। अब जब वो लवन सागर में कर रहा है तो देखिए चक्कर कितना बड़ा हो गया ना। यहाँ इसमें उसकी चाल कैसी हो जाती है, सिंहवत हो जाती है, यानी चाल बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि इसको करना तो उतने में है, 30 मुहूर्त में ही करना है पूरा। तो चाल एकदम यहाँ पर है तो यहाँ एकदम धीमी चाल हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी उसको 30 मुहूर्त में पूरा करना है, और यहाँ पर भी उसको 30 मुहूर्त में पूरा करना। तो यहाँ वो मंद चाल से चलेगा, और तेज चाल से चलेगा, यहाँ मंद चाल से चलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि उसकी जो ये है क्या नाम है, क्षेत्र की दूरी और गति की जो ज्यादा और अधिक हो रही है, उससे दिन छोटे बड़े होते हैं। भ्रमण द्वारा दो सूर्य एक परिधि को 30 मुहूर्त में पूरा करते हैं। 30 मुहूर्त मतलब 24 घंटा। तो 24 घंटा में, यानी एक दिन रात में एक परिधि को पूरा कर लेते हैं। दक्षिणायन उत्तरायण किसे कहते हैं? सूर्य के आपने चक्रवर्ती का कौन से में बताया था, किस कब दर्शन होता है उनको? श्रावण माह में। अच्छा। दक्षिणायन उत्तरायण किसे कहते हैं? सूर्य के प्रथम विधि में स्थित होने से दक्षिणायन का और अंतिम विधि में स्थित होने से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। सूर्य का प्रथम विधि में स्थित होने से दक्षिणायन का, और अंतिम विधि में स्थित होने से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। श्रावण माह से पौष मास तक 183 दिन सूर्य दक्षिणायन, और माघ माह से आषाढ़ माह तक 183 दिन उत्तरायण रहता है। दक्षिणायन के प्रारंभ के साथ पंचवर्षात्मक युग का प्रारंभ होता है। ये अपने को इसी तरह से भावभाषणा करनी होगी। इसका मेरे पास और कुछ लिखा हुआ मुझे नहीं मिला कहीं भी, कि जब क्या नाम है प्रथम विधि में रहता है तो दक्षिणायन कहलाता है सूर्य, और अंतिम विधि में रहता है तो उत्तरायण कहलाता है। उत्तरायण का सूर्य ज्यादा अच्छा माना जाता है दक्षिणायन से, क्योंकि ऐसे तो नहीं याद रहता। विष्णु पितामह उत्तरायण सूर्य आने के चलते अपने आप को बानों की सैया पर लिटा के रखे हुए थे। सूर्य का ताप कहाँ तक फैलता है? अभ्यंतर विधि में स्थित सूर्य की अपेक्षा कथन, अभ्यंतर विधि में जब सूर्य रहता है तब कहते हैं जम्बू द्वीप के व्यास का अर्धभाग यानी 50,000 योजन है। इसमें द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र का प्रमाण 180 योजन घटाने पर, 4 क्षेत्र का प्रमाण कितना आया था पीछे उन्होंने बताया था 180 योजन। प्रश्न नंबर 94 में सूर्य जम्बू द्वीप में तो 180 योजन क्षेत्र में ही विचरते हैं। तो कह रहे हैं 50,000 में 180 माइनस कर दें
49,820 योजन अवशेष रहा। अतः मेरू पर्वत के मध्य से लगाकर आभ्यंतर भूति पर्यंत उत्तर दिशा में सूर्य का आताप 49,820 योजन दूर तक फैलता है। उस योजन को मील भी बना रखा है। लवण समुद्र का व्यास 2 लाख योजन है। इसका छठा भाग 33,333.1/3 योजन होता है। इसमें द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र का परिणाम 180 योजन मिलाने पर 33,513.1/3 योजन हुआ। अतः सूर्य का आताप आभ्यंतर भूति से आरंभ कर लवण समुद्र के छठे भाग पर्यंत 33,513.1/3 योजन अर्थात कितने मील है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 20,53,333.1/3 मील दूर तक दक्षिण दिशा में फैलता है। इसी प्रकार अन्य विधियों में लगा लेना चाहिए। सूर्य कितनी दूर, बाप रे, कितनी मील दूर तक फैलता है प्रकाश। सूर्य बिंब से चित्रा पृथ्वी 800 योजन नीचे है। सूर्य बिंब से चित्रा पृथ्वी 800 योजन नीची है और 1000 योजन चित्रा पृथ्वी की जड़ है। सूर्य का ताप नीचे की ओर 1000 + 800 यानी 1800 योजन 72 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 72 लाख मील तक फैलता है। सूर्य बिंब से ऊपर 100 योजन पर्यंत ज्योतिर्लोक है। अतः सूर्य का ताप ऊपर की ओर 100 योजन 4 लाख मील दूर तक फैलता है। तो जहां तक ये है ज्योतिर्लोक है वहां तक ऊपर जाता है और सुमेरु पर्वत की जड़ तक नीचे इसका प्रकाश फैलता है। नीचे तो ऊपर का ललिता बताया। जी, ये तो अंधेरा नहीं होता क्या जड़ हाँ? में? तो चित्रा पृथ्वी के नीचे जड़ में तो अंधेरा नहीं रहता क्या? अंधेरा, सूर्य का ताप है। हाँ, अंधेरा। अब आप अपने एक सूर्य उगा हुआ है, आपका कमरा एकदम बंद है, चारों बगल से अंधेरा है, तो क्या ये नहीं कहा जाएगा क्या कि कमरा में भी सूर्य का प्रकाश आ सकता है? ऐसा नहीं कहा जाएगा ना कि एक कमरा छोड़ के बाकी सूर्य का प्रकाश सब जगह आया। आपका कमरा बंद है, उसमें नहीं पहुंच रही है सूर्य की किरणें, पर सूर्य में शक्ति है आपके कमरे में रोशनी पहुंचाने की। तो उसी तरह सूर्य के प्रकाश में यह शक्ति है सुमेरु पर्वत के जड़ तक जाने की। वहां अंधेरा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसकी शक्ति है। ठीक। इसमें ताप लिखा हुआ है ललिता जी, सूर्य का ताप नीचे की ओर। हाँ, नहीं, ताप का मतलब यहाँ वही है, लाइट ही है। सूर्य का ताप का मतलब रोशनी हुआ क्या ताप से कि हाँ, गर्मी प्रकाश, हुआ? हाँ, प्रकाश से। वही तो सूर्य की किरणें पे तो गर्मी तो है ही ना, इसीलिए उसकी किरणों को ताप कह दिया गया। जैसे अभी पीछे भी आया था ना, 1 मिनट जाता है। फिर पृथ्वी का नाम भी तो रत्न प्रभा है। उससे क्या मतलब? तो विचित्र विचित्र मणियों की प्रभा तो होती होगी थोड़ी। तो उनकी प्रभा से क्या लेना, यहाँ पर इनकी प्रभा पकड़ाई जा रही, उसकी बात चल रही है ना कि भाई सूर्य का प्रकाश तो जाता है। हाँ, उनका प्रश्न ठीक है कि वहां पर अंधेरा नहीं रहता था, वो उनका प्रकाश रहता या नहीं रहता। नीचे रत्नों की रहने से क्या हुआ, जो खान खोदते हैं वहां जाके देखिए, खान में तो अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें उजाला थोड़ी है। चाहे वो मानक की हो, चाहे वो कोई चीज की हो, खानों में तो अंधेरा ही रहता है, वो तो अंधेरा ही रहता है। यहाँ पर ये बतलाना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि किसी कारण से 16,000 खोद दिया जाए तो सुमेरु पर्वत तक इसका प्रकाश जाएगा, उसके नीचे तक नहीं। मान लीजिए उसके नीचे भी ये हो जाए, उधेड़ दिया जाए भवनवासी देवों के भवन को, तो वहां प्रकाश नहीं जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, ये उसकी सीमा बता रहे हैं ना। ऊपर नीचे तो हो गया सुमेरु की पर्वत तक, ऊपर जहां तक ज्योतिर्लोक है, ज्योतिर्लोक से ऊपर मना कर दिया, जबकि सुमेरु पर्वत तो ऊपर है। ये तो सुमेरु पर्वत के बीच में दे रहे हैं, पर ये 800 योजन ऊपर दे रहे हैं, वो तो 99,000 योजन का है ना। लेकिन कहाँ ऊपर भी इन्होंने क्या कह दिया कि 100 योजन तक ही ऊपर प्रकाश जाता है, और बाकी दक्षिण उत्तर का जो तिरछा में जो प्रकाश जाता है उसका अलग अलग इन्होंने वर्णन किया। 2.5 वर्ष में एक अधिक मास की उपलब्धि कैसे होती है, जो आता है ना अधिक मास अपने लोग के, उसकी बात ये कर रहे हैं।
सूर्य गमन 184 गलियां हैं। एक गली से दूसरी गली 2-2 योजन 8000 मील की दूरी। एक योजन में 4000 मील, अभी हम लोगों ने जाना था। 2 योजन का मतलब 8000 मील। तो बोले एक गली से दूसरी गली, यानी एक एक गली का व्यास कितना है? 8,000 मील है। 8,000 मील एक गली का मतलब चौड़ाई कहिए, जो कहिए, दूरी पर है। एक गली से दूसरी गली में प्रवेश करता हुआ सूर्य उस मध्य के 2000 योजन अंतराल को, हाँ 2 योजन अंतराल को पार करता हुआ जाता है। जैसे अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये 2 गली है, ये 2 गली है। अभी इस गली से सूर्य निकला, अब इसमें प्रवेश पा रहा है। तो जब इसमें से प्रवेश पा रहा है तो ये भी 1000 योजन और बीच में जाएगा और इसका भी 1000 योजन। तो कहते हैं ये जो अंतराल है उसमें कहते हैं कि 2 योजन के अंतराल को पार करता हुआ जाता है। इन पूरे अंतरालों को पार करने का काल 12 दिन है। यानी इस गली से इस गली में आ रहा है। ये चौड़ाई जो है 4-4 हजार योजन की, 8,000 मील का एक एक गली है। तो 8,000 योजन वाली में से निकल के दूसरी 8,000 योजन में प्रवेश कर रहा है, तो उसको प्रवेश करने में उसको 12 दिन लग जाता है। तो ये कहते हैं 12 दिन है, क्योंकि उसका एक दिन में एक अंतराल पार करने का काल 1 मुहूर्त 48 मिनट है। एक दिन में एक गली पार करता है तो उसमें उसको 48 मिनट लगती है। अतः एक दिन में एक मुहूर्त की 30 दिन, एक मास में 30 मुहूर्त बढ़ गया, अर्थात एक दिन की 30 मुहूर्त अर्थात एक दिन, और 12 मास में 12 दिन, 2.5 वर्ष में 30 दिन। इस तरह से बोलते हैं एक मास की, और 5 वर्ष स्वरूप एक युग में 2 मास की वृद्धि हो जाती है। क्या बढ़िया, 2.5 मास में 1 महीना बढ़ गया, 5 वर्ष में 2 महीना बढ़ गया। महीना बढ़ाने का कारण क्या बताया इन्होंने कि एक विधि से जब दूसरी विधि में जाता है तो उसमें 1 मुहूर्त उसको ज्यादा लग जाता है। जैसे अपने लोग कहीं जा रहे हैं और मुड़ना पड़ा, गली का मोड़ आया, तो अपने को भी मुड़ने में थोड़ा समय लगता है ना। सीधा चलते रहते हैं सीधा लेकिन कहीं मुड़ना पड़ता, तो जो ऐसे करके मुड़ते हैं तो वो एक प्रकार का ऐसे थोड़ा सा दूर हो गया, तो वो अपने को भी समय लगता है उसमें। जितनी चौड़ी गली मोड़ की होगी उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो ये यहाँ पर यही पकड़ाना चाह रहे हैं कि एक गली से दूसरी गली में जब सूर्य आता है तो उसको 1 मुहूर्त ज्यादा लगता है। इस तरह से कह रहे हैं 30 दिन में 30 मुहूर्त हो गए और 30 मुहूर्त हो गए, तो 30 मुहूर्त अर्थात एक दिन हो गया। 12 मास में 12 दिन हो गए और फिर 2.5 मास में 30 दिन हो गए, 1 महीना। इस तरह से वृद्धि हो जाती है। 2.5 वर्ष में 1 मास बढ़ा, 5 वर्ष में 2 मास की वृद्धि हो जाती है। ज्योतिष देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु कितनी है? ज्योतिष देवों की जघन्य आयु पल्ल के 8वें भाग प्रमाण, उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। एक आयु कितनी है? पल्ले को हम लोग मान लेते हैं 84 मान लेते हैं, और 2 को मान लेते हैं असंख्यात है, जो पल्ले के 8वें भाग, और उसको 8 से भाग दिए। 8वें भाग प्रमाण माने 8 से भाग देना उसको, तो 8 × 8 = 64, यानी 8 पल्ले पर 8 ज्योतिष पल्ले के 8वें भाग प्रमाण माने 8 हुआ। 8 जो भी आएगा इसका। उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। हमने पल्ले कितना माना? 64 माना, तो उत्कृष्ट आयु तो 64 हो गई और जघन्य आयु 8 हो गई। इस तरह से इनकी आयु का वर्णन प्रज्युम करके समझ रहे हैं। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष अधिक 1 पल्य। सूर्य की 1000 वर्ष अधिक 1 पल्य, यानी कोई व्यक्ति, कोई जीव मर करके सूर्य बना, वो कितना दिन रहेगा? तो अधिक से अधिक 1 पल्य से 1000 वर्ष वो ज्यादा रहेगा। उसके बाद वो किसी न किसी मनुष्य अथवा त्रियंच की पर्याय में उसको जन्म लेना पड़ेगा। शुक्र की 100 वर्ष अधिक 1 पल्य, गुरु की 1 पल्य, बुध की, मंगल, शनि की आधा पल्य, ताराओं एवं नक्षत्रों की उत्कृष्ट आयु
पावपल्य है। इस उत्कृष्ट आयु से क्या भाव वासना होनी चाहिए? कोई भी जीव अगर इनमें जन्म लेता है तो इतना दिन रहने के बाद में और नियम से उसको या तो मनुष्य बनेगा अथवा त्रियंच बनेगा। त्रियंच में ये देव एक इंद्री भी बन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाना है सौधर में शांत तक के स्वर्ग, उसमें भवंतरिक सम्मिलित रहते हैं, एक इंद्री में जन्म ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये देव इतने दिन इनमें रहने के बाद में एक इंद्री विकल्प त्रय में जन्म नहीं लेते हैं, या तो एक इंद्री या पंचेंद्रिय त्रियंच अथवा मनुष्य। इनकी 3 चॉइस है जन्म लेने की, न देव बनेंगे, न नारकी बनेंगे, न विकल्प त्रय बनेंगे, और ये किसी न किसी पर्याय में आएंगे। ज्योतिष देवांगनों की आयु अपने अपने देवों की आयु के अर्ध भाग प्रमाण होती है। यानी जिस देव की देवी है उसकी अगर एक पल्य है तो उसकी आयु आधा पल्य होगी। इस तरह से जिसकी आधा पल्य है उसका 1/4 पल्य हो गई देवी की आयु, उस देव की देवी की। सर्व निकृष्ट देवों की 32 देवियां होती है। निकृष्ट देवों की, उत्कृष्ट की तो कितनी होगी, इसमें आया नहीं है, मतलब इसीलिए उत्कृष्ट की कितनी होती है ये शायद तिलोपन्नति जी में भी नहीं आया है। यही आया है कि भाई सबसे नीचे के देवों की 32 देवियां होती है, ऊपर वालों की और ज्यादा होंगी। ज्योतिष विमानों के अकृत्रिम चैतालयों का क्या प्रमाण है? ज्योतिष देवों के असंख्यात विमान है, सब में एक एक अकृत्रिम चैतालय हैं, अतः अकृत्रिम चैतालयों की संख्या भी असंख्यात है। ज्योतिष देवों के शरीर की अवगाहना एवं अवधि ज्ञान का विषय कितना है? ज्योतिष देवों की शरीर की ऊंचाई 7 धनुष प्रमाण और अवधि ज्ञान का विषय भवनवासी देवों के अवधि ज्ञान के विषय से असंख्यात गुना है। भवनवासी से इनका शरीर का ऊंचाई भी ज्यादा है और अवधि ज्ञान का विषय भी ज्यादा है। इस तरह से हमने भवंतरिक के बारे में पढ़ा। कुछ हम अपनी बात कहना चाहते हैं, थोड़ा सुनेंगे आप लोग। हीरा पांड्या जी ने कहा पूरी बुक का प्रश्न लेंगे तो भारी हो जाएगा, और किसी ने नहीं कहा था। मैंने सुनते ही विचार बना लिया कि नहीं, सबको आराम हो, सबको क्षय उपशम बढ़े। मेरी मेहनत जरूर बढ़ेगी, मुझे 3 बार प्रश्न बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने